नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों प्रकाश वर्ष, प्रतिबिंब और से संबंधित जितने भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वो डाल दिया गया, तो वहाँ से आप टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी नए दोस्त अगर इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बोलता है दोस्तों, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पर जो आकाश का नीला दिखाई देता है दोस्तों, वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। दूसरा ऑप्शन, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। तीसरा ऑप्शन, यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश का परावर्तित करती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पर जब घास का जो हरा रंग है हमें दिखाई देता है क्योंकि क्या रहता है, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है ना। उसकी वजह से क्या है, हमें हरा रंग है वो दिखाई देती है। परावर्तित मतलब परिवर्तित है वो कर देती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा या फिर आभासी तथा उल्टा। तो यहाँ पर कोई भी दोस्तों उत्तल दर्पण है उसको अनंत दर्पण है ना, अनंत में और दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखेंगे तो उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब है वो बनता है। इसको CGPSC का प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया है। तो है ना, तो इसका एक और चीज है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, छोटे से क्षेत्र में बन जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं दो आपका सेविंग करते हैं दोस्तों, उस टाइम है किस दर्पण का है वो उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर शेविंग करने के लिए कौन से मिरर है उसको यूज किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है दोस्तों। जैसे ही आएगा आपका बना है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा बनता है प्रतिबिंब है, इसलिए दर्पण का जो प्रयोग है वो दाढ़ी और बाल काटने वाले जो शीशे के रूप में है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला या फिर मात्र उजाला। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो आपका छाता होता है ना, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, उसका रंग है वो हमेशा ऊपर की ओर काला क्यों रखा जाता है और आपका अंदर की तरफ ऊपर क्यों रखा जाता है ना। तो यही चीज को तो उसका जो सामंजस्य कैसे, अगर ऊपर की तरफ रख दे और नीचे की तरफ काला रंग रख दे तो वो कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका सही ढंग है क्या है, जो धूप से बचना है तो हमको छाता का रंग उसको कैसे मैनेज करके रखेंगे, तो उसको ऊपर है ना उजला और नीचे है वो काला भाग है उसको रखना होगा, है ना। तो ये चीज है आपको ध्यान में रखिएगा कि जो श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः क्या करता है दोस्तों, आपका परावर्तक होता है। श्वेत रंग होता है प्रकाश का परावर्तक होता है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है और छाती की ऊपरी सतह सफेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकता है। अगर हमने ब्लैक कलर है उसको ऊपर की तरफ रख दे तो क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, इससे हमें गर्मी है वो ज्यादा महसूस होगा। इस वजह से ऊपर उजाला वाला भाग रखेंगे और नीचे काला, अंदर की काला वाला भाग है उसको रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी दोस्तों, उससे जो बना प्रतिबिंब है वो कैसे होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी से बनते हैं वो अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। अंतिम प्रतिबिंब के क्या आभासी बनेगा और क्या बनेगा आपका काल्पनिक है, और बड़ा है वो बनता है, बड़ा वाला है ये बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 6, अनंत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत होता है ना। तो दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में यदि कोई भी वस्तु रख दी जाए तो क्या होगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाए, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है उसके वजह से, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, नीला हरा बैगनी, बैगनी हरा नीला, नीला पीला हरा या फिर नीला हरा पीला। इसके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दोस्तों जिसको आप याद रख सकते हो। एक होता है आपका बैजानी, बैजानी हप्पी नाला, है ना। ये वाला आपको जो दो शब्द है दोस्तों उसके याद, बैजानी और हैप्पी नाल है, उसको आप याद रख सकते। ये आपका एक सीक्वेंस में एक क्रम में है वो रहता है, पहला दूसरा ऐसे 7 में। बैजानी से बैगनी होते, जा से जामुनी होते, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और है ना नीला है, सॉरी नीला है, और लाल से लाल होता है, ला से लाल होता है ना। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, नीला हरा और पीला, ये आपका क्रम है वो मिल जाएगा, है ना, इसमें आपका मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बैजानी होता है, दूसरा बैगनी होता है, पहला बैगनी होता है, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, चौथा में है आपका हरा, और पांचवा में है आपका पीला, और छठवा में है, सातवां में है आपका लाल। ये है आपका ऐसा क्रम रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह कैसे है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। यहाँ पर जो बुलबुला निकलता है दोस्तों वायु है, वायु का बुलबुला जल में जैसे वायु का बुलबुला निकले तो उसका किसकी भांति व्यवहार करता है, तो वो करता है आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति है वो क्या करता है आपका व्यवहार करता है। पानी में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है दोस्तों, जिसकी सतह कैसी होती है, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल की तरह होती है ना, उत्तल लेंस की तरह होती है, और अवतल लेंस मतलब अब असारी लेंस की भांति व्यवहार करता है ना। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई के एक चौड़ाई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी भी कोई भी व्यक्ति उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है हमको दर्पण के सामने, तो उसका दर्पण का जो हाइट है वो कैसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगर कोई ऊंचाई का है ना, अगर कोई भी है व्यक्ति है उसका ऊंचाई का है, वो क्या करेगा समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो क्या करेगा, समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो न्यूनतम ऊंचाई बटे 2 होती है, न्यूनतम ऊंचाई बटे 2। तो यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा, आधा आ जाएगा, है ना, आधा रहेगा, दर्पण है वो आधा रहेगा, तभी तो आप पूरा प्रतिबिंब है वो देख पाएंगे। अगर पूरा रहेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो यहाँ पर क्या चीज है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष को दूर करने उसके निवारण के लिए किस लेंस है उसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर है उत्तल लेंस है उसका उपयोग है वो किया जाता है ना। इसका निवारण करना है, चश्मे में अपन लेंस लगाना है तो उत्तल लेंस है उसका प्रयोग करेंगे, जिससे वजह से जो दूरदृष्टि दोष है वो उसका निवारण है वो किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, जो नजदीक की वस्तु है वो दिखाई नहीं देता है, और दूर की वस्तु है साफ साफ वो दिखाई देता है ना। तो ये होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, कॉन्वेक्स, नतोदर, कॉनकेव या फिर वर्तुलाकार, सिलेंड्रिकल या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है दोस्तों, आपका जो नतोदर है, कॉनकेव लेंस है ना, उसका उपयोग है वो किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए दोस्तों अवतल या अपसारी लेंस है उसका उपयोग है आपको किया जाता है, जिसको कॉनकेव है वो बोला जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसे उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक किया इसमें किया जाएगा, अवतल लेंस है उसको उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है और नजदीक की वस्तु है वो दिखाई देती है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, अवतल, उत्तल, साधारण, ए बी दोनों। तो यहाँ पर जो ग्लासेस है दोस्तों वो किसकी चीज का बना होता है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल का बना होता है ना, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर देता है दोस्तों, उत्तल से अनंत से आने वाली जो किरण है उसको सिकोड़ता है और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी को क्या करेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। और उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग क्या है, पढ़ने में जब काम आने वाले ग्लासेस है उसमें उपयोग कर सकते हैं, जो ग्लासेस है उसमें उपयोग है उसको हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए में मृग तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी में दिया है गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। और ऑप्शन डी दिया है एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोपित रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है दोस्तों वो क्या है, तो ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत वाला है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये वाला आपका आंसर है, यही गलत है और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, ये तीनों बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन ये आपका चौथा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है ना। तो ये आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों कितना होता है, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। नेत्र के सामने की वह न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों जहां पर क्या होता है, रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है ना, स्पष्ट दृष्टि है क्या, वही आपका इस पर न्यूनतम दूरी कहलाती है। और सामान्यतः आंख के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, आंख के लेंस का फोकस कितने कार्य से परिवर्तित होता है, पुतली से, रेटिना से, सिलियरी मांसपेशी है फिर आयरिस से। तो यहाँ पर कहाँ से परिवर्तित होता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां है वहां से सिलियरी मांसपेशियों के जो शिथिलन संकुचन से क्या होता है, आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आंख के लेंस की फोकल दूरी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो फोकल दूरी है वो क्या है, परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर। तो यहाँ पर जो धूप के जो चश्मे होते हैं उसको कितने डायोप्टर का होता है, तो ये होता है आपका 0 डायोप्टर का होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है, स्वच्छमंडल, परितालिका, पुतली या फिर दृष्टि पटल। तो यहाँ पर दोस्तों मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब है वो कौन से भाग में बनता है, तो ये बनता है आपका रेटिना में, है ना, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल है बोला जाता है, रेटिना में है बनता है। इसमें दृष्टि पटल से इसे जो क्या करते हैं, फोकस कर देता है और जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है, ये छोटा बनेगा है ना, और उल्टा प्रतिबिंब है वो बनता है कहाँ पर, रेटिना में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना में। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं लाल, नीला, नारंगी, लाल, हरा तथा नीला, लाल, पीला तथा हरा, लाल, हरा तथा भूरा। तो यहाँ पर एक रंगीन टेलीविजन है दोस्तों, तो उसमें जो उसकी आधारभूत बेस होता है ना, वो क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है लाल, हरा और नीला, इससे ही बनता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली जो कैथोड किरण की नलिका होती है दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब है ना, उसमें 3 विभिन्न फॉस्फर का जो फॉस्फोरस है उसका फास्फर है उसका प्रयोग किया होता है, जो लाल, हरा और नीले रंग को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं, है ना। तो इस वजह से ये तीनों रंग है उसको प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है बैगनी, लाल, पीला या फिर सफेद। तो यहाँ पर जैसे प्रकाश तीनों है जो आपका किरण पुंज है उसमें पड़ेगा तो उसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। प्रकाश में 3 मूल प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंग पीला और मैजेंटा का निर्माण हो जा सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं, और सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलने पर सफेद रंग के प्रकाश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मानव आंख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह क्या है? जो तरंग दैर्ध्य है ना, सर्वाधिक क्या होते हैं, 6500 एंगस्ट्रॉन्ग, 5500 एंगस्ट्रॉन्ग, 4500 एंगस्ट्रॉन्ग या फिर 7500 एंगस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मानव आंख है जो दृश्य प्रकाश की जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है क्या होता है, जिससे वो देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 5500 एंगस्ट्रॉन्ग है, 5500 एंगस्ट्रॉन्ग है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये। या फिर इसका जो आपको ऐसे भी होते 555 नैनोमीटर होता है ना, मीटर में बात करें तो 555 नैनोमीटर होता है, जो 5500 एंगस्ट्रॉन्ग है वो 555 मीटर के बराबर होता है। रंग है के लिए यह क्या है, सबसे ज्यादा सुग्राही होता है मन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति है, क्या कर देती है दोस्तों, प्रदर्शित करती है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान, इसको इसकी दोहरी प्रकृति है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, प्रकाश का न्यूनावकाश में वेग अनुमानित है। यहाँ पर न्यूनावकाश में उसका वेग कितना अनुमानित किया जाता है दोस्तों, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है वो क्या करता है, आपका न्यून अवकाश में वेग है वो अनुमानित रहता है ना। तो ये चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य और वेग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका जो तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन उसका जो आपका वेवलेंथ है ना और विस्कोसिटी है वो क्या करते हैं, वेलोसिटी वो चेंज हो जाते हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा या फिर अपवर्तन के द्वारा। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचलन होता है दोस्तों, किस घटना की वजह से होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या फिर रडार स्कैन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका रोस्टर
स्कैन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला या फिर लाल? तो अंतरिक्ष यात्री दोस्तों उसका आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा? तो उनको है आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काला दिखाई देगा। कारण क्या है कि प्रकीर्णन के लिए माध्यम न होने के कारण है क्या है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो काला दिखाई देता है। मुख्य होते हैं प्रकीर्णित नहीं होते हैं, है ना, प्रकीर्णन है ये नहीं हो पाता, इसके वजह से उनको जो आकाश का रंग है काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे? तो यहाँ पर जो नाइट विजन है उसमें कौन से कैमरे में होता है, इसका क्या किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर अवरक्त तरंगे है, उनका प्रयोग है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी होता है और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसको ध्यान में रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिएगा दोस्तों। उत्तल दर्पण है तो उसका क्या होगा, जो उसके द्वारा जो निर्माण करेगा प्रतिबिंब वो हमेशा आभासी रहेगा, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 2, 4, 6 या फिर अनंत? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो समांतर दर्पण है, उनके बीच में जो प्रतिबिंब दिखाई देंगे कहाँ पर दिखाई देंगे? वो अनंत में दिखाई देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब होगा एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का दोगुना, दूसरे 3/2 f पर फोकस दूरी पर वास्तविक और उल्टा। 2f पर आभासी एवं सीधा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का दोगुना हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण होता है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो मरुस्थल में वो मृग मरीचिका की घटना है वो दिखाई देती है, इसे हमें आभासित होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य घटती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, उसकी आवृत्ति घटती है या उसकी आवृत्ति बढ़ती है? तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है, घटती है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों इनकी जो आवृत्ति है क्या होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि प्रकाश का वेग व तरंगदैर्घ्य में कमी आती है ना। ये चीज है उसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, अब प्रकाश और ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं रहते? तो उनके जो ध्रुवण है दोस्तों वो है आपका समान नहीं रहते हैं। ध्रुवीकरण केवल प्रकाश तरंगों के साथ होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो इसको यहाँ पर f व f2 के मध्य रखेंगे दोस्तों, तो उनका क्या हो जाएगा, आपका बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब है वो प्राप्त हो जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ से, एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश
दोनों की आवृत्ति समान होती है, दोनों की चाल समान होती है, दोनों को क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या एक यांत्रिक तरंग है व दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश कैसा होता है दोस्तों? यहाँ पर दोनों की चाल क्या होती है? समान होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर बहुत ही कठिन क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं कि मैं इसको बना पाऊँ, है ना? क्योंकि स्क्रीन है वो छोटा है, मोबाइल से ही रिकॉर्ड होता है, तो है ना? तो इस वजह से इससे माफ़ी चाहूँगी। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में, जितने भी अगर साइंस फील्ड से होते हैं, कोई भी प्रयोगशाला को, चाहे लेबोरेटर या असिस्टेंट का हो या फिर शिक्षक वर्ग, उसमें सभी में ऐसे प्रश्न है वो मिलता है। तो एक प्रकाश की किरण 1/2, है ना, कैप आई माइनस रूट थ्री कैप जे दिशा में चलते हुए एक समतल दर्पण पर आधारित होती है। परावर्तन के बाद यह किरण 1/2 कैप आई प्लस रूट थ्री कैप जे दिशा में जाती है। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, 30 डिग्री। सो जैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो इसका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को भी दोस्तों पीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को लाया गया है ना? बी लंबाई की दूरी एक छोटी रैखिक वस्तु एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की अक्ष के अनुदिश दर्पण के ध्रुव से यू दूरी पर रखा गया है, तब प्रतिबिंब की लंबाई आकार कैसी है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी वाला है, वो आ जाएगा ब्रैकेट एफ बटे यू माइनस एफ का होल स्क्वायर बटे बी। हाँ सॉरी, बी बटे बोल देता हूँ, यहाँ पर इंटू बी में है, यहाँ पर जैसे भी है, तो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, है ना? इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है आपको यहाँ से, एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच में एक वस्तु रखी गई है। आप कितने प्रतिबिंब देखने की अपेक्षा करते हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 प्रतिबिंब। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए, है ना? इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक फोकस लंबाई का उत्तल दर्पण वस्तु के 1/nवे आकार का प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। तो वस्तु का दर्पण से दूरी कितनी है? n-1 और f। ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा टेट एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, वहां से इस प्रश्नों को लिया गया है। आपके बीच में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चनों को लाया गया है। एक उत्तल दर्पण का उपयोग एक वास्तविक वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है, तो गलत है। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच है, प्रतिबिंब आकार में छोटा है, प्रतिबिंब सीधा या फिर प्रतिबिंब वास्तविक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको टेट एग्जाम में पूछा गया। केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल व पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 व 1.33 है। इसमें किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल, पानी या फिर इन सभी में बराबर? तो यहाँ पर किसमें है दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती, तो ये आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका, एक अवतल दर्पण का फोकस होता है आभासी वास्तविक उपयुक्त दोनों संभव या फिर नहीं कहा जा सकता? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त दोनों संभव आभासी भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर विचलन? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल कुचालक की भांति होते हैं, सुचालक होते हैं, चांद के प्रकाश को रोकता है या फिर नर्म होते हैं?
यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचालक की भांति होते हैं, जिसकी वजह से जो बादल छाए रहते हैं वो गर्म रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? फैलाव का कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण या फिर विचलन कोण। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको विचलन कोण है वो कहा जाता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 50वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न जो है जो अभी 2023 में है दोस्तों, ये पीसी के एग्जाम में है वो पूछा गया था, तो इसको ध्यान में देखिएगा। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प पूछने। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। दूसरी स्टेटमेंट है, अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो कथन दिया है उसमें क्या है, कौन कौन से कथन सही है कौन गलत है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है, तथा 2 1 का सही कारण है। यहाँ पर ये कथन है, इसका कारण है दोस्तों। तो क्या है, कथन और कारण है, उसकी सही व्याख्या कर पाता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश है वो काला प्रतीत होता है, ये बिल्कुल सही है। और अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है, सही बात है कि प्रकीर्णन नहीं होने की वजह से क्या होता है, सुस्पष्ट नहीं, साफ साफ नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से वहां पर आकाश है वो काला दिखाई देता। तो आपको ऑप्शन ए है, 1 और 2 दोनों सही, तथा 2 1 का सही कारण है, ये आपको बताया गया। इसको सीजीपीएससी में 2023 में अभी पूछा गया था। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।